नमस्कार दोस्तों। अभी तक के क्लास में जीव विज्ञान के क्लास में हमने जीवों के वर्गीकरण, कोशिका के बारे में, कोशिका के अंगों के बारे में, कोशिका भित्ति के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, गाल्जी काय के बारे में, लाइसोसोम के बारे में, अंतःप्रावी जेलिका के बारे में, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से हमने अध्ययन देखा। जीव कितने वर्गीकरण हैं, लेनियस ने 2 भागों में किया, जीव जगत, पादप जगत। हेटर जी ने 5 जगत का बारे में बताया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, उसके बारे में हमने विस्तृत रूप से देखा। अब आज से जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो महत्वपूर्ण टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है, वह हो रहा है मानव तंत्र से, कि मानव का तंत्र क्या है, मानव का शरीर किस हिसाब से वर्किंग करता है, इसका पाचन तंत्र कैसा है, इसका उत्सर्जन तंत्र कैसा है, इसका तंत्रिका तंत्र कैसा है, खाने का पाचन किस तरीके से होता है, सोचने समझने की क्षमता कैसे विकसित होती है, क्या खाएं, किस चीज़ें हों, इस पर विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। वीडियो बहुत लंबी जानबूझकर नहीं बनाता, बार बार बोलता हूँ कि वीडियो जानबूझकर लंबी इसलिए नहीं बनाई जाती क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। कम प्रेशर डाल के आप जल्दी से देख लिया करें, उसके बाद भी आप उसमें और महान हैं आप लोग, उसके बाद भी वीडियो नहीं देखते। आप वीडियो नहीं देखते, अच्छी बात है, मत देखिए, आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, ये आपको एग्ज़ाम हॉल में पता चलेगा। ठीक है, बहुत बड़ी वीडियो नहीं रहती, मुश्किल से 30 मिनट की जानबूझकर बनाई जाती है कि आप अगर पढ़े हैं तो क्विक रिवीजन कर समझ के तेज़ी से करते हुए आगे बढ़ जाएं, नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, इस हिसाब से ये बनाया जाता है। ठीक है, खैर किसी के कहने न कहने से कोई नहीं पढ़ता, पढ़ेंगे आप अपने हिसाब से। आइए आज मानव स्टार्ट करेंगे, मानव शरीर, उनके तंत्र, अंग जितने भी हैं उन सब से अब विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब मैं भी सोच रहा हूँ कि खूब लंबी लंबी वीडियो बना के डाल दिया करूँ, झंझट ही खत्म, एक वीडियो में पूरी ख़त्म कर दिया करें बायोलॉजी, एक वीडियो में साइंस, सब खत्म कर दिया करें। क्या करना है, 1.5-2 घंटे की वीडियो बना दिया करेंगे। ठीक है, वैसे भी आपको देखना नहीं है, कोर्स भी पूरा हो जाएगा, कोई शिकायत भी नहीं रहेगी, PDF दे देंगे, ख़त्म बात। आइए देखते हैं कि वयस्क मानव, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, के शरीर संरचना का वैज्ञानिक अध्ययन ही क्या कहता है, मानव शरीर रचना विज्ञान या मानव शारीरिक के अंतर्गत कहा जाता है। मानव शरीर कई तंत्र से मिलकर बना है, कई अंग से मिलकर बना है। जैसे कोशिका हमने देखा था ना, तो कई कोशिकाओं से मिलकर ही देखा आपने किस तरीके से सबका वर्किंग अपना है, केंद्रक का अलग, माइटोकॉन्ड्रिया का अलग, कोई प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम अलग कार्य कर रहा है प्रोटीन के बारे में। ठीक है, कोई ऊर्जा की थैली देख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे कर रहा है, RBC माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। ऐसे कई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, भिन्न भिन्न के ऊतक होंगे कोशिकाओं से जो बने होंगे। ठीक है, कंकाल तंत्र, पूरी बॉडी, कंकाल तंत्र बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है बॉडी का, कि कंकाल तंत्र पर ही पूरी बॉडी डिपेंड करती है। आपका हाथ, आपके शरीर का ढांचा कैसे होगा, सभी कंकाल तंत्र के सभी पार्ट का अपना एक अलग होता है। फेसियल का, चेहरे का कंकाल अलग है, हाथ काल्पस के कंकाल अलग हैं, जांग, पैर, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से देखेंगे हम। यह अस्थि उपास्थिति, टेंडन और स्नायु अर्थरज्जी, लिगामेंट, आप जानते हैं टेंडन। टेंडन क्या होती है, कि टेंडन होती है अस्थि, मतलब मांसपेशियों को मांसपेशियों से जोड़ती है। और लिगामेंट, लिगामेंट का वर्क क्या होता है, कि अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा। और टेंडन को क्या होता है, कि अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ेगा। कई एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, अगला, शरीर के विभिन्न कार्य पेशियों द्वारा होते हैं। आप जानते हैं जैसे कुछ पेशी ऐसे समूह एक दूसरे के विरुद्ध भी कार्य करते हैं। जैसे एक पेशी समूह हाथ को ऊपर उठाता है तो दूसरा पेशी समूह हाथ को नीचे, जो भी क्रियाएं होती हैं उसके बारे में बता रहे हैं। पेशियाँ पेशियाँ सदैव स्फूर्ति में रहती हैं। शरीर जिन 5 तत्वों से बना हो वो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये आप जान ही रहे हैं, ये तो प्राचीन काल से यह कहा जाता रहा है। जिन तत्व, धातुओं और धातुओं से पृथ्वी बनी, उन्हीं से हमारे भौतिक शरीर की भी रचना हुई है, जिसमें देखेंगे आपकी ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, फिर कार्बन की मात्रा है। ठीक है, फिर कुछ और पदार्थ होते हैं जिनकी हमें आवश्यकता रहती है हमारी बॉडी के। देखिए उसमें क्या आम तत्व जो और है 11, उनके बारे में है। एक कम मात्रा में नहीं चाहिए, जैसे बोरान, कैडमियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, तांबा, फ्लोरीन, आयोडीन, लोहा, ये सब चीज़ें आपके लिए बॉडी के हिसाब से महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बात आती है कि ये बॉडी कैसे बनी, ये सब के बारे में हम लोगों ने देखा, समझा। अब इसके तंत्र हैं, पाचन तंत्र, पाचन क्रिया कैसी होगी, परिसंचरण तंत्र, कि किस हिसाब से अंदर परिसंचरण चीज़ें कर रही हैं,
अंतःस्रावी ग्रंथियाँ तंत्र कैसे हैं, उत्सर्जन हमारे बॉडी से जो चीज़ें बाहर आ रही हैं उत्सर्जन कर तंत्र कौन कौन से हैं, जैसे किडनी आपने देखा होगा, त्वचा हो गई, यकृत हो गई, ये सब उत्सर्जन तंत्र हैं। यकृत यूरिया को निकालता है, त्वचा से वसी अम्लें निकलती हैं। वृक्क आप देखेंगे जो है कि अपने खून को व्यवस्थित करता है, ठीक है। प्रजनन तंत्र जो हम आप मानव प्रजाति का विकास होता है उन सब चीज़ों में प्रजनन तंत्र आप देखेंगे, उसमें देखेंगे कि अंडाणु, शुक्राणु, विषाणु विषाणु, शुक्राणु अंडाशय किस तरीके से वर्क करते हैं, किस हिसाब से मानव जाति का निर्माण होता है। तंत्रिका तंत्र देखेंगे कि क्या सोचने समझने की स्थिति कैसे होती है, आप सोचते कैसे हैं, कई खंड में है, 3 खंड में भागी है। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क 3 भागों में बांटा हुआ है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें सब चीज़ समझेंगे कि श्वसन तंत्र हम सांस किस पद्धति से लेते हैं, इस सांस जैसे लेते हैं वो कौन सी प्रक्रिया के अंतर्गत श्वास की प्रक्रिया की जाती है, ठीक है। जैसे कि नाइट्रोजन उसमें स्थिर रहता है, नाइट्रोजन दोनों क्रियाओं में अलग रहता है, बस लेते समय ऑक्सीजन की अधिकता अधिक हो जाती है और बाहर ऑक्सीजन छोड़ते समय कार्बन भी 4% में बाहर निकलता है। मांसपेशियों का तंत्र कैसा है उन सभी के बारे में देखेंगे। तो पाचन तंत्र जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह पाचन तंत्र। आइए देखते हैं पहला टॉपिक। पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ जो हम खाते हैं, जो कुछ हम लोग लेते हैं पूरे समय दिन में, उसको किस तरीके से उसको अपघटित किया जाएगा। तो आपके जितने ऑर्गन्स हैं पाचन क्रियाओं में वो सब एंजाइम जनरेट करते हैं और वही क्या करते हैं, आपका भोजन और सभी चीज़ों को जो भी है उसको पाचन क्रिया के द्वारा किया जाता है, हर चीज़ उसमें ऐड होती है, ठीक है। अब देखिए ये आपका है कि पाचन स्टार्ट कहाँ से, आपने मुंह से जो भी कुछ खाया, जो भी कुछ किया, तो मुंह से ही पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाती है और मलाशय तक क्रिया चलती रहती है जब तक वह मलमूत्र त्याग कर बाहर नहीं जाता, ठीक है। तो एक लंबी प्रक्रिया होती है। तो बॉडी के प्रत्येक आर्गन का एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम के तरीके बनाया गया कि इनका काम यही होगा। जैसे मुख खा लिया आपने, मुंह में गया भोजन गया, फिर आपको जीभ में लार मिलेंगे, वो उसका स्टार्च निकलेगा, उसका वो कार्य है कि वो किस हिसाब से आपके खाने को बनाएगा। ग्रास नली है, ये देखिए आपके सामने है। दांत का एक अलग करके है, उसमें भी 4 प्रकार के दांत हैं कि कौन किस हिसाब से काटेगा, कोई रदनक है, कोई चवर्णक है, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। जीभ की क्या है, आगे वाले जीभ के कई नलिकाएं, बहुत छोटी छोटी नलिकाएं रसिकाएँ होती हैं, जिसमें जो जीभ का अगला भाग होता है उससे आप देखेंगे तो मीठा का अनुभव होगा आपको। पिछले भाग में आप जाएंगे तो कड़वे का एहसास होगा। पार्श्व भाग में जाएंगे तो खट्टे का महसूस होगा। तो कैसे होगा, ग्रसनी खाना खाने के बाद ऐसे अंदर जा रहा है किस हिसाब से। फिर आमाशय में आता है, यहाँ आप देखेंगे जठर रस निकलता है जो अम्लीय प्रकृति का होता है, जो भोजन की विषाक्तता होता है उसको अम्लीय बना देता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मतलब ऐसी ही चीज़ें हैं। फिर भोजन पित्ताशय में जाएगा, उसमें पित्तरस निकलेगा जो क्षारीय होता है, लेकिन उसमें एंजाइम्स नहीं होते, ठीक है। पित्तरस में एंजाइम नहीं होते, जो अम्लीय प्रकृति होती है उसको क्षारीय में कन्वर्ट कर देता है। यकृत में जाते हैं, यकृत में विटामिन ए पहले से मौजूद होता है, यकृत ही यूरिया कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ये सब चीज़ें आप देखेंगे। छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत में खाना काफ़ी देर तक रहता है, बहुत महत्वपूर्ण क्रिया छोटी आंत की होती है, ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ से फिर सारी क्रिया करके बाह्य बड़ी आंत में जाती है, फिर ये सब वर्क करते हैं, फिर वहाँ से मलाशय में होते हुए बाहर निकल जाती है बॉडी पार्ट के। तो ये तो एक मोटा मोटा आपको बताया कि खाने की प्रक्रिया ऐसे ऐसे हुई। अब प्रत्येक ऑर्गन्स के कुछ एंजाइम्स होंगे जो करेंगे, जैसे आमाशय में आप देखेंगे पेप्सिन और रेनिन दूध के प्रोटीन के लिए आवश्यक होगा, पेप्सिन एमाइड बनाएगा। इस तरीके की चीज़ें अभी इन सब में यही चीज़ें आपको बताई जाएंगी। अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो बहुत अच्छा अनुभव करेंगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रयास यही रहता है। पाचन कितने 2 प्रकार से होती हैं, अंतःकोशीय पाचन और बाह्यकोशीय पाचन। अंतःकोशीय पाचन जब पाचन की प्रक्रिया कोशिका के भीतर होती है तो इसे क्या कहते हैं, नाम से समझ सकते हैं। यह निम्न श्रेणी के जीवों में संपन्न होती है, जैसे अमीबा में, पैरामीशियम, इन सब में कैसी होती है, अंतःकोशिकीय पाचन। बाह्यकोशिकीय पाचन किस में होती है, जिसकी प्रक्रिया कोशिका के बाहर होती है, उसे बाह्यकोशिकीय पाचन कहते हैं। यह उच्च श्रेणी के जीवों में होती है, जैसे एनेलिडा, मोलस्का, कार्डेटा। आप देखे होंगे एनेलिडा, कछुआ वगैरह के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये बताया भी था, मोलस्का, सीप, घेघा, ये सब के बारे में। कुछ जीव जो होती हैं उसमें दोनों प्रकार का पाचन पाया जाता है, जैसे सिलेंट्रा, मुक्तजीवी, प्लेटी हेलमिंथिस, ठीक है। मानव पाचन तंत्र है, अब उसके बारे में देखते हैं।
ये अभी दो भाग है, एक है आहार नाल और एक होती है सहायक पाचन ग्रंथियाँ। अब आहार नाल के बारे में हमने बताया था क्या है कि मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक जहाँ से मलाशय निकलता है वहाँ तक काम करती है, और इसमें निम्न अंग आर्गन काम करते हैं, ये हमने बताया, ऊपर देखा भी था हम लोगों ने। मुखगुआ हो गई, ग्रसनी हो गई, ग्रास नली हो गई, जहाँ जाता है फिर खाना अमाशय में जाएगा, फिर छोटी देर हाथ रुका रहेगा कि आओ अब हम इस पे वर्क करेंगे। भोजन छोटी आंत में जाएगा, फिर बड़ी आंत में जाएगा, फिर गुदा में जाएगा। ठीक है, अब मुख एवं मुख गुहा जो है यह पहला भाग होता है खाने का। ठीक है, तो यहाँ से ही अगर मुख गुहा की बात करें, यही जीभ की बात है। मुख होठों से घिरा हुआ छेद होता है, यही मुख जो हम बात कर रहे हैं। जो मुख गुहा में खुलता है होठ ऑर्बिक्युलेरिस ओरिस पेशियों का बनाता है, यही महत्वपूर्ण बात है। ये कई एग्जाम में पूछा है, पूछ भी सकता है, याद रखिएगा। अब मुख गुहा या दो प्रकार के तालु अधर सतह पर गले और दोनों ओर गालों की पेशियों से घिरा रहता है। इसमें दांत और जीभ स्थित रहते हैं। किसमें? मुख गुहा में। ठीक है, अब मुख गुहा की बात करेंगे। जो जीभ है आपका, यही बता दें, जीभ है, जो जीभ में ऊपरी सतह होता है वहाँ पर स्वाद कलिकाएँ होती हैं। ठीक है, और यही स्वाद कलिकाएँ बहुत मात्रा में होती हैं, जिसमें मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा आदि का अनुभव होता है। तो हमने उसमें बताया था आपको कि जीभ में अभी इसके जस्ट पहले बताया है कि जब अग्रभाग जो होता है जीभ का, वहाँ से हमें मीठा का अनुभव होता है। किसका? मीठे का। और जो एकदम पीछे वाला भाग है वहाँ हमें कड़वे का अनुभव होता है, और जो पार्श्व भाग होता है किनारे का, वहाँ से हमें खट्टे का अनुभव होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कई बार इसमें भी पूछ लिया जाता है। अब दांत। ठीक है, अब दांत की मुख गुहा में कैसे पाचन होता है ये भी समझ लीजिए। इसमें मुख गुहा में क्या होता है कि जब लार निकलता है, ठीक है, लार में क्या होता है कि टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ये लिख लीजिए, इसमें नहीं है तो आप लोग समझ लीजिए यहाँ भी कि लार में टाइलिन होता है और लाइसोजाइम, दो एंजाइम होते हैं। ठीक है, ये एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन संश्लेषण एक प्रक्रिया होती है प्रोटीन की। ठीक है, तो टाइलिन क्या करता है? यह जो भोजन में स्टार्च होता है उसको किस में बदल देता है? टाइलिन करता है स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। ठीक है, याद रखिएगा, लार में स्टार्च पाया जाता है एंजाइम, और यह एंजाइम टाइलिन पाया जाता है और स्टार को माल्टोज में बदल देता है। ठीक है, और जो लाइसोजाइम है लार में पाया जाता है, लाइसोजाइम क्या करता है? यह जो है कि सूक्ष्म जीवों और जीवाणुओं को यह क्या करता है? नष्ट कर देता है। जीव में जो लार पाए जाते हैं उसमें क्या एंजाइम है आप देख चुके, टाइलिन, लाइसोजाइम। टाइलिन क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है, और लाइसोजाइम क्या करता है? सूक्ष्म जीव और जीवाणु को नष्ट कर देता है। अब बात आती है दांत की। चार प्रकार के दांत, मुख हो गया, मुख गुहा की बात हो गई, अब दंत का वर्किंग आएगा। दांत ये चार प्रकार के होते हैं, कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो कृतनक क्या होता है? यह भोजन को काटने का कार्य करता है। शाकाहारी जीवों में अधिक विकसित होता है। मानव में इसकी संख्या कृतनक की कितनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट, 8। ठीक है, रदनक यह क्या करते हैं? अब चीर फाड़ का कार्य होता है। मांसाहारी जीवों में यह अधिक पाया जाता है क्योंकि उनके लिए कच्चे वस्तुओं का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। मानव में इसकी संख्या कितनी होती है? 4। ये बहुत नुकीले दांत होते हैं। इसका काम क्या होता है? रदनक सही समझ लीजिए कि चीरना फाड़ना। अग्रचवर्णक ये भोजन को चबाने, चीरना फाड़ना हो गया रदनक, और चबाने का काम हो गया चवर्णक, अग्रचवर्णक का। इसकी संख्या कितनी होती है? 8। और चवर्णक, केवल चवर्णक यह भोजन को चबाने का कार्य करता है। मानव में इसकी संख्या कितनी होती है? 12। अंतिम चवर्णक दांत को अकल ढाट कहते हैं। ठीक है, यही जीभ, फिर आगे जीभ, यह पेशी संरचना है जो एक संवेदी अंग भी है। इस पर स्वाद का पता लगाने के लिए रसकलिकाएँ होती हैं। ऊपर हमने बता दिया 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? ये हैं आपकी फिलीफॉर्म पेपिला, फॉलिएट पेपिला, फंजीफॉर्म पेपिला या वेलेट पेपिला। ठीक है, जीभ का पिछला भाग ये महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट। पिछला भाग क्या होता है? हाइड अस्थि से जुड़ा रहता है तथा फ्रेनुलम लिंगुए के द्वारा या मुख गुहा के फर से छुट्टी रहती है। ठीक है, ग्रसनी। अब यहाँ से जब चीज़ें कार्यक्रम आगे बढ़ती है तो यह ग्रसनी में दबाने, दांतों के द्वारा चीड़ फाड़ करके खाने के बाद अब यह ग्रसनी में जाता है। तो ग्रसनी क्या होता है? ये मुख गुहा जो है आपका, उसका सबसे पिछला भाग होता है। ठीक है,
अब इन सब में कोई एंजाइम्स नहीं निकलते हैं, ठीक है। ग्रसनी 3 भागों में विभेदित है। पहला नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी, कठ ग्रसनी। ग्रसनी ग्रसिका में खुलती है। अब ग्रसनी के आगे आप जाएंगे तो ग्रास नली मिलेगी, जिसे ग्रसिका भी। यहाँ चबाया गया भोजन को लार मिला, फिर दांतों से चबाया गया, दांत और लार जीभ की प्रक्रिया देखे, फिर ग्रसनी में गया, अब ग्रास नली यानी ग्रसिका में जा रही चीज़ें। यह अमाशय तथा ग्रसनी को जोड़ती है। कौन? ग्रास नली। अमाशय अब जहाँ खाना जाएगा, ये बीच में जो नली होती है, यह डायफ्राम को क्रॉस करते हुए अमाशय के अंदर खुलती है। इसमें क्रमानुकुंचन द्वारा भोजन अमाशय तक पहुँच। अब भोजन हमारा अमाशय में चला गया। अब बात आती है अमाशय। अब यहीं पे अब खाना अमाशय में पहुँच चुका। मनुष्य के शरीर में बाईं तरफ यह अमाशय होता है, जिसके क्या होते हैं? 3 भाग, जठरागम, फंडस या काय या जठर निर्गम। आमाश की भित्ति में से जठर ग्रंथि पाई जाती है और इसी से क्या निकलता है? जठर रस, ठीक है। और यह जठर रस क्या होता है? बहुत अम्लीय होता है। जो जठर रस निकलता है यह अम्लीय प्रकृति का होता है। अगर कभी इसकी पीएच 1.8 7 से कम है तो अम्लीय होगी, ठीक है। तो ये अम्लीय प्रकृति का होता है और इसमें पेप्सिन और रेनिन, याद रखिएगा अमाशय में पेप्सिन और रेनिन, अभी बाहर आप एक जगह हमने रख दिया है। तो पेप्सिन और रेनिन ये 2 एंजाइम कहाँ? अमाशय में। ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है। जो HCl होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसी को यह पेप्सिन क्या कहता है? तोड़ता है, उसी के बारे में है। और रेनिन आप जानते हैं कि दूध, जो दूध में प्रोटीन है उसके लिए यह कार्य करता है। ये है इसका पूरा बात, ठीक है। रेनिन के बारे में क्या देखा हमने कि जो दूध में उपस्थित होती है, क्या, कौन सी प्रोटीन? कैसिनोजन। और इसको किस में बदल देता है? कैसीन में। ये कौन करता है? दूध में जो प्रोटीन है उसको यह बदलता है, कौन? रेनिन, ठीक है। ये पूरा जठर रस, अमाशय में जो जठर रस मिलता है वो खानों को क्या बना देता है? अम्लीय। जो भी आप ग्रहण करते हैं वो अम्लीय बन गई। अब भोजन जाता है छोटी आंत में। 2 प्रकार की आंत होती हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। उसके बाद जाती है आंत बहुत बड़ी, कम से कम 22 फीट, याद रखिएगा। पहले आंत के बारे में जान लीजिए, इसमें नहीं है। 22 फीट लंबाई होती है आंत की। शाकाहारी जो होते हैं उनकी जो आंत की लंबाई अधिक होती है, ठीक है, और मांसाहारियों की कम। अब जो वीडियो नहीं देखेगा वो इन सब चीज़ों को नहीं जानेगा, तो बस ऐसे देखते रहिए। क्या? तो छोटी आंत के बारे में पहले जान लेते हैं कि छोटी आंत कितने भागों में है। ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है भोजन के पाचन का, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे। यह सबसे लंबी तथा नलिकाकार संरचना है। यह 3 भाग में होती है। कौन? छोटी आंत। ग्रहणी या ड्यूनियम, यह सी आकार की होती है। आमाशय इसमें खुलता है। आमाशय सबसे पहले इसी में आता है। तो खाना अम्लीय बना के अब कहाँ ले जा रहा है कि चल भैया अब तो छोटी आंत में पहुँच, उसे अम्लीय बना दिया खान। तो इसमें अम्लीय बनाने का फ़ायदा है कि जो जीवाणु हैं, जो भी उसमें वैसी चीज़ें हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। अग्र क्षुदांश या जेनुनम, यह ग्रहणी तथा पश्च क्षुदांत्र के बीच का भाग है, ठीक है। अवंतिम है ये पश्च क्षुद्रांश या इलियम, या आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है, जो बड़ी आंत के अंधनाल में खुलता है। मतलब छोटी आंत के बाद चीज़ें कहाँ जा रही हैं? बड़ी आंत में, ठीक है। तो छोटी आंत में जब जाती है, अब यहाँ छोटी आंत में यहाँ नहीं दिया है, अभी मैंने पीछे दिया है। छोटी आंत में हमें 3 पाचक रस भी मिलते हैं। अब इसी में हमको पित्त रस, यहीं आपको पित्त रस मिलेगा। इसमें कोई एंजाइम नहीं होते, ठीक है, लेकिन यह क्षारीय प्रकृति का होता है, पित्त रस। तो ये क्या कहता है? जो अम्लीय बना हुआ है भोजन उसे क्षारीय कर देता है। अग्नाशय रस मिलता है, वह भी क्षारीय प्रकृति का होता है। आंत रस होता है, उसमें भी कई एंजाइम होते हैं, वह भी क्षारीय प्रकृति का होगा। आगे उसमें दिखाएंगे हम आपको, ठीक है। अभी केवल ये जान लीजिए कि संरचना क्या है, कौन कौन से चीज़ें हैं, ठीक है। फिर हम बताएंगे पित्त रस पित्ताशय यकृत द्वारा यह संग्रहित होती है, ठीक है। इसे गॉल ब्लैडर कहते हैं। इसी में जब पथरी हो जाती है, जिसे जानते हैं, पथरी किसकी बनती है? कैल्शियम ऑक्सलेट की। तो इसका ऑपरेशन में क्या होता है कि पित्ताशय को ही निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। फिर अग्नाशयी रस आप देखेंगे। अग्नाशयी रस का क्या है? पूरे उसमें अग्नाशयी रस ही एक ऐसा है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। यह पूर्ण पाचक रस कहते हैं, इसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं, ठीक है।
अब इसके एंजाइम्स भी हम आपको दिखाएंगे। इसमें कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे एमाइलेज मिलेगा, ट्रिप्सिन मिलेगा, लाइपेज मिलेगा, ठीक है। यह भी क्षारीय प्रकृति का ही होता है। तो पूरे एंजाइमों में जो रस है उसमें कौन सा एक केवल अम्लीय है? केवल जठर रस। तो याद रखिएगा, जठर रस के अलावा जितने भी हैं वह किस प्रकृति के हैं? क्षारीय। चाहे वो पित्त रस हो, चाहे अग्नाशयी रस हो, चाहे आंत रस हो, ये सब क्या है? क्षारीय प्रकृति है। आंत रस में भी कई एंजाइम्स आपको मिलेंगे, जैसे माल्टोज, सुक्रोज, 5 प्रकार के एंजाइम मिलेंगे, अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो बड़ी आंत, इसका व्यास छोटी आंत से बड़ा होने के कारण इसे क्या कहते हैं? बड़ी आंत। इसका व्यास 4 से 6 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो इस अब क्या होता है, इसके 3 भाग होते हैं। एक होते हैं अंधनाल, बृहदात, कोलन या मलाशय। तो अंधनाल क्या है पहले ये समझ लीजिए। छोटी आंत जहाँ से चीज़ों को क्षारीय वगैरह बना दी गई, पचा लिया गया, उसका पश्च क्षुद्रांश अंधनाल में खुलता है। मतलब छोटी आंत से जो चीज़ें जाती हैं वो बड़ी आंत में आती हैं। अब ये समझ रहे हैं ना किस क्रम में भोजन आ रहा है। इसमें कोई पाचन नहीं होता, लेकिन पशुओं के अंधनाल में सेलुलोज का पाचन करने वाले एंजाइम प्राप्त हैं। पश्च क्षुद्रांश तथा अंधनाल के जुड़ने वाले स्थान पर अंगुली नुमा उभार पाया जाता है, जिसे क्रीमी रूपी परिशेषिका कहते हैं, जो मनुष्य में एक अवशेषी अंग है। अंत में क्या है? वृहदांत। यह बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग। इसके 4 भाग इसके भी हैं। पहला क्या है? आरोही बृहदांत, अनुप्रस्थ बृहदांत, अवरोही बृहदांत और सिग्मोइड बृहदांत, ठीक है। ये इतने भागों में बटा हुआ है, ठीक है। ये हो गई बड़ी आंत के बारे में। अब मलाशय, अब यहाँ से चीज़ें जब वर्किंग करके बाहर आती हैं तो मलाशय में आ जाती हैं। सिग्मोइड बृहदांत मलाशय में खुलती है, जिसमें मल इकट्ठा हो रहता है। इसका अंतिम भाग गुदा नाल कहलाता है। यह गुदा द्वारा बाहर की तरफ खुलता है। तो जितने पोषक तत्व हैं यहाँ आते आते आपके शरीर के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। फिर अब जो चीज़ें अवशोषित नहीं होंगी, यानी जो मल रूप में होंगे, जो टॉयलेट और लेटरिन के माध्यम से बाहर जाते हैं, वो अब बाहर निकलेंगे। गुदा यह एक छिद्र है जिसे द्वारा मल को त्यागा जाता है। इनमें अवरोधित पेशियां होती हैं, जिनके द्वारा गुदा छिद्र के बंद होने अथवा खुलने का नियंत्रण करता है, ठीक है। तो इस तरीके से भोजन का पाचन होता है और किस तरीके से भोजन बाहर निकलता है, ये सब आपने देखा कि कहाँ से कौन सी चीज़ें जुड़ रही हैं। मुख से स्टार्ट होती हैं और गुदा तक जाती हैं। किस तरीके से पूरा वर्किंग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कहाँ से लार मिलता है, फिर वो किस हिसाब से चीज़ें करता है, फिर आमाशय में जठर रस मिलता है, अम्लीय बनाता है, सीएल, पेप्सिन और रेनिन मिलता है, उसके बारे में देखा। फिर छोटी आंत में भोजन जाता है, वहाँ पित्त रस, अग्नाशय रस, आंतरिक रस, ये सब चीज़ों के बारे में देखा। जो अम्लीय प्रकृति है वहाँ पित्त रस क्षारीय बना देता है। क्षारीय रस की जो पित्त रस की विशेषता क्या है कि इसमें एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बात हुई। फिर अग्नाय रस का देखा। अभी एक चार्ट हमने बनाया है, आगे देखेंगे, उसमें आपको किस में से कौन से एंजाइम निकलते हैं उसको याद करने का अच्छा बेहतर बताया गया है। अब इसके भीतर एक तरह अनैच्छिक अवरोधीन तथा बाहर की तरफ ऐच्छिक अवरोधीन होती है। सहायक प्राचन ग्रंथियाँ अब यहाँ बताया गया है। लार ग्रंथि ऊपर ही हमने बताया था, यह मुख कुआं में खुलती है। इनकी उत्पत्ति एक्टोड्रम से होती है। मानव में इसकी संख्या 3 जोड़ी होती है। कर्णपूर्ण लार ग्रंथि यह कानों के आगे होती है। अधोजंब लार ग्रंथि यह मैक्सिला तथा मैंडुबल जबड़े जंब को कहा जाता है, जबड़े के नीचे स्थित होती है। या अधोलीवा लार ग्रंथि जिह्वा के लिए उपयोग में लिया जाता है, या जीभ के नीचे स्थित होती है। मानव में 3 प्रकार के लार ग्रंथियां द्वारा 1 से 1.5 लीटर लार स्रावित होता है। लार में हमने ऊपर क्या देखा था? एंजाइम टाइलिन और लाइसोजाइम हमने ऊपर देखा, जो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, और लाइसोजाइम क्या करता है? जीवाणु और जो वैसे पदार्थ हैं उसे नष्ट करता है। इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। फिर भी लार, अब लार देख लीजिए। लार ग्रंथि द्वारा स्रावित रस है। इसकी पीएच वैल्यू किया है 6.8, यानी लगभग थोड़ा अम्लीय है। लार में पानी, लवण, लाइसोजाइम, ये बात हुई। एमिलेज, टाइलिन तथा, तो इसमें पता चल गया कि लाइसोजाइम क्या करता है? टाइलिन, बार बार बताया आपको, अब आपको भूलना भी नहीं चाहिए, मैं ऊपर ही बता दिया था। मुख गुहा में लार मिले हुए भोजन को क्या कहते हैं? बोलस। तो ये कई एग्जाम में पूछा गया है, बोलस किसे कहते हैं? जो लार मिला हुआ भोजन होता है। अब जठर ग्रंथि स्टमक में हमने देखा, आमाशय की भित्ति में पाया जाता है। गॉबलेट कोशिका या श्लेष्मा का स्राव करती है, या आमाशय की भित्ति में HCl से बनता है। इसकी प्रकृति हमने बताया था क्या है? 1.8 pH वैल्यू, यानी अम्लीय प्रकृति होती है जठर रस में।
अम्लजन कोशिका ये केवल फंडस भाग में स्थित होते हैं, ये HCl स्रावित करते हैं, इनको पैरिएटल सेल भी कहते हैं। मुख्य कोशिका ये कोशिकाएं निष्क्रिय पाचन एंजाइम का स्रावण करती हैं जिन्हें जाइमोजेंस कहते हैं, जैसे पेप्सिन तथा रेनिन। रेनिन को हमने क्या देखा, पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है, रेनिन दूध में घुली हुई जो प्रोटीन होती है कैसोजिनिन उसको तोड़कर किस में बदल देता है, रेनिन कैसीन में। ठीक है, इसके बारे में हमने देखा। यकृत यह सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की, वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बात याद रखिए। इसकी उत्पत्ति एंडोडर्म से होती है और यकृत का वयस्क मनुष्य में भार लगभग कितना होता है, 1.2 से 1.45 किलोग्राम तक होता है। ठीक है, अब यकृत की क्या है कि विटामिन ए, कई एग्जाम में पूछा है, यह विटामिन ए का संश्लेषण भी करता है। ठीक है, और यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में मतलब संग्रहित करता है और ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में बदल देता है। ये यकृत के कार्य होते हैं। ठीक है, और यकृत में ही गड़बड़ी से आपको कई रोग आपको देखने के मिलेंगे। ठीक है, जैसे हेपेटाइटिस बी यकृत की गड़बड़ी से होता है। जब किसी को शराब वगैरह पिला के मृत्यु हो जाती है तो भी यकृत पर ही जांच की जाती है। ठीक है, अगला है पित्ताशय, इसकी बात हुई थी। यह हरे रंग की थैली है जो यकृत पर पाई जाती है, यहीं से पित्तरस निकलता है जो क्षारीय प्रकृति का होता है, ये बताया ऊपर, इसीलिए बार बार अब तो रिकॉल हो गया होगा सबको। यहाँ से कोई एंजाइम नहीं निकलता, इसमें पित्त जमा तथा सांद्रित होता है। पित्त के ग्रहणी में स्रावित पित्ताशय ही कर रहता है, या चूहे, ऊंट और घोड़ों में अनुपस्थित होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा कि पित्ताशय इसमें नहीं होता। पित्तरस ये हल्के पीले रंग का तरल है, इसमें कोई एंजाइम ये दिया भी है, यह वसा का पायसीकरण करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। पित्तरस में निम्न रसायन होते हैं जैसे अकार्बनिक लवण, कौन, बाइकार्बोमेट्स, क्लोराइड्स, कार्बोनेट तथा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम के फॉस्फेट। कार्बनिक लवण कौन कौन से होते हैं, सोडियम टायरोकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोड। पित्तवर्णक जैसे बेलेरियम या बिलीवर्डियन। वसी पदार्थ जैसे कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन तथा कभी कभी सभी विकार के कारण पित्ताशय को काटकर किसी विकार मतलब यही पथरी जो हो जाती है तो जो किसकी बनती है, कैल्शियम ऑक्सलेट की। ठीक है, याद रखिएगा। अग्नाशय यह किस प्रकार का होता है, सी आकार का अग्नाशय होता है। इसके अंतिम सिरा को प्लीहा होता है। यह बहिस्रावी, ये महत्वपूर्ण है कि यह ही ऐसी पूरे उसमें ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी दोनों ग्रंथियाँ होती हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। यह यकृत के बाद, यकृत पूरे शरीर का सबसे बड़ा भाग ग्रंथि है और उसके बाद कौन आता है, अग्नाशय। यहाँ बहिस्रावी के रूप में अग्नाशयी रस का स्राव होता है जो क्षारीय प्रकृति का होता है। अभी देखेंगे कि उसमें कौन कौन से एंजाइम, कई एंजाइम पाए जाते हैं, लाइपेज वगैरह पाया जाता है। फिर आंत रस, यह छोटी आंत की भित्ति के म्यूकोसा झिल्ली में गॉबलेट तथा ब्रूस बार्डर की कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसके द्वारा आंत रस होता है जिसे सक्शन एंटेरिस कहते हैं। अब भोजन की क्रिया विधि एक मोटे तौर पर भारत में समझ लीजिए कि मानव में भोजन की पाचन की शुरुआत कहाँ, मुख से होती है। भोजन का पाचन मुख गुहा से छोटी आंत तक होती है। विभिन्न प्रकार के एंजाइम आपने देखा जो मुख गुहा टाइलिन स्टार से स्टार्ट होते हुए स्टमक में पेप्सिन, रेनिन, फिर अमाशय में आप अग्नाशय में आएंगे तो लाइपेज वगैरह तो उस पर आती है। फिर बड़ी आंत में भोजन का कोई पाचन नहीं होता। ठीक है, भोजन के पाचन तथा अवशोषण के पश्चात अपशिष्ट आंत में बच जाता है, मल कहलाता है। यही मल में भोजन का अपच्य भाग, आंत की श्लेषण, झिल्ली के टुकड़े, जीवाणुयाँ आदि उपस्थित होती हैं। मल का पीला रंग पित्तवर्णक, याद रखिएगा, पीला रंग इसी की वजह से होता है, किसकी वजह से, पित्तवर्णक कौन, बिलीरुबिन या बिलीवर्डिन, ये दोनों नाम याद रखिएगा। अब ये देखिए जो जिसकी बात हम कर रहे थे, जो लार था उसमें टाइलिन मिला था और लाइसोजाइम, इन्होंने क्या किया था, टाइलिन ने मल्ट को माल्टोज में बनाया था और लाइसोसेम जीवाणु को रस के जठर रस जो अम्लीय प्रकृति का था, वहाँ से हमें पेप्सिन और रेनिन दो एंजाइम प्राप्त हुए। जो पेप्सिन क्या किया, प्रोटीन को पेंटोन्स में बदला और रेनिन जो था वो कैसीन रूप में बदला। अग्नाशय रस जिसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रस है, इसको आप याद रखिएगा। वहाँ से तीन एंजाइम, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या कहता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। एमाइलेज मंड को शर्करा में और लाइपेज वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में। अब आपको ये भूलेगा नहीं, इसके पहले हम कई बार चर्चा भी कर चुके हैं। आंतरिक रस, इसमें इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और लाइपेट, 5 प्रकार के एंजाइम आंतरिक रस से निकलते हैं, यह भी क्षारीय प्रकृति का है।
इरेप्सिन क्या कहता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। माल्टोज क्या करता है, ग्लूकोज में बदल देता है। सुक्रोज क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है, ये आंतरिक रस से निकलते हैं। लैक्टेज क्या करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदल देता है। लाइपेज क्या करता है, वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसराल में बदल देता है। ठीक है, मानव शरीर में पुच्छ वेदांत में संलग्न होता है, वही जो मल निकलता है। तो ये संपूर्ण पाचन तंत्र के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की क्लास में हम तंत्रिका तंत्र और सब चीज़ों को देखेंगे।